वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल विकासो क्लासेस में। आज के क्लास में हम 3 जनवरी 2022 का पेपर करने वाले हैं और यह सेक्शन होगा ईवीएस का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ पर आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ ही गया होगा, आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्ली, और दूसरा है गिलहरी, तीसरा है सांप और चौथा है बाघ। तो हम देखें इनमें से गिलहरी जो है ना, गिलहरी का दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहता है, पूरी ज़िंदगी तक बढ़ते रहता है। इसलिए आप लोग कभी गिलहरी को वॉच करते होंगे तो क्या कतर कतर कर कर ऐसे काटते रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन खुल ही गया होगा, चलिए पढ़िए आप लोग भी। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। यहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विशेषताएं हैं उसको हमें पहचानना है। पहला यहाँ पे दिया गया है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिकाएं नहीं होती है। जो नर मक्खी होती है उसके कार्यकर्ता में कोई विशेष भूमिकाएं नहीं होती है। यहाँ पर सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देते हैं। क्या है? सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, और जो श्रमिक मक्खी होते हैं वो भोजन का तलाश करती है और उसे छत्ते तक पहुँचाती है। तो यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिकाएं नहीं होती है, यह भी सही है। मधुमक्खी के छत्ते में जो नर मक्खी होते हैं उसमें उसकी कोई भूमिकाएं नहीं होती है। तीसरा में यहाँ पर यह गलत है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है, उसे छत्ते में लेकर जाती है, यह भी सही है। तो ए बी डी, तो क्या हुआ? ए बी डी मेरा सही ऑप्शन है। तो यदि हम सही ऑप्शन की तलाश करें तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है, चलिए आप लोग पढ़िए। यहाँ पर वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया। तो मतलब जो व्यक्ति जो वन में 25 साल से अधिक रह जाता है तो उसका जो है ना उसका अधिकार हो जाता है वन और उनमें होने वाले उपज पर। तो यह किस एक्ट के तहत लिया गया है? पहला है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, इसके बाद दूसरा है भारतीय वन एक्ट 1927 से, तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, तीसरा यहाँ पे चौथा दिया है, यहाँ मिस्टेक हो गया, चौथा है भारतीय वन संशोधन 2019 से। तो यहाँ पर यदि हम देखें सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन होगा। वन एक्ट के अधिकार 2007 से ऐसा प्रावधान किया गया, यदि कोई व्यक्ति वन में 25 वर्षों से ज़्यादा रह रहा है तो उनका वन पर भूमि पर उस पर होने वाले जो भी उपज होंगे वो उसका अधिकार हो जाएगा उस पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम। यहाँ पर दिया गया चौथा सवाल है आप लोगों के सामने, बहुत ही फेमस सवाल है, आप लोग इसको पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है कि झूम खेती है, तो झूम खेती किसे कहते हैं? तो यह एक जैविक खेती है, यह काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो झूम खेती हम किसे कहते हैं? झूम खेती को हम स्थानांतरण खेती के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार उसमें फसल उगाने के बाद उसको वहाँ पर छोड़ देता है, मतलब वहाँ आग लगा देता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम झूम खेती कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं झूम खेती के बारे में कौन सा इसमें ऑप्शन सटीक बैठता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है झूम खेती काट और दग्धी खेती है। क्या है? काट और दग्धी खेती है। क्या होगा? सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा झूम खेती जो है एक काट और दग्धी खेती है, मतलब काट के जला देना, दग्धी खेती है। इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन खुल रहा है, चलिए आप लोग गौर से पढ़िए।
रोश ने को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार खाली जगह शोध करने के लिए मिला। जो रोनाल्ड रोश थे 1902 में उसके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें क्या है, डेंगू मच्छर से फैलता है, जो डेंगू है वो मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिप्सू से फैलता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ही सब बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन से दिया गया है। आइए इस पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही सटीक होगा। यहाँ पर देखते हैं रोनाल्ड रोड्स जब भी आता है तो वो मलेरिया का बात बोलेगा, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 2 नंबर जो मेरा सही ऑप्शन होगा, क्या होगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलिए यहाँ पर आगे की ओर हम देखते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, आइए यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपके सामने खुल गया है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। जो सिनकोना का वृक्ष होता है उसका जो है ना छाल का उपयोग हम मलेरिया के इलाज में करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है छाल, तीसरा है पत्ते, तीसरा यहाँ दूसरा, यहाँ पे तीसरा होगा, यहाँ पे चौथा होगा, क्या होगा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, चौथा क्या हो गया, बीज, तीसरे पत्ते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सही ऑप्शन की तलाश करें तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख ही रहा होगा। यहाँ सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है। जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है कसक, दूसरा है विषदंत, तीसरा है कृदंत, चौथा है सल्क। तो इनमें से सांप का जो जहरीले दांत होता है उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर विषदंत कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, विषदंत कहेंगे। कोई भी अंदाज़ा भी लगा सकते हो, यदि आप लोगों को नहीं आता तो अंदाज़ा भी लगाइए थोड़ा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 8वां नंबर आपके सामने खुल गया होगा। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो यहाँ पर जो भारत में ऐसे कौन से सांप जो पाया जाता है जो कि जहरीला नहीं है। तो यहाँ पर देखे हम यहाँ पर दुबैया रसल वाइपर जो कि बहुत ही जहरीला है, क्या है, रसल वाइपर जो जहरीला होता है, या अफाई क्रेस सल्की वाइपर यह भी जहरीला है। भारतीय सेल अजगर पाइथन करेत कॉमन क्रेत यह भी जहरीला है। तो यहाँ पर भारतीय सेल जो होता है ना वह जहरीला नहीं है। सल्की वाइपर यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन में यहाँ पर तो मतलब आंसर की के अनुसार यदि हम जाएं तो क्या होगा, भारतीय सेल अजगर। तो यहाँ पर भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है, भारतीय सेल अजगर होगा, क्या हो जाएगा, भारतीय सेल अजगर। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे की ओर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वर्मी पोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद्य बनाने में खाली जगह उपयोग होता है। पहला है फीता कृमि, दूसरा है जोग, तीसरा है केचुए, चौथा है अंकुश कृमि। तो यहाँ पर यदि हम देखें 9 नंबर के बारे में, यहाँ पर देखें हम तो केचुए होगा, क्या होगा, केचुए होगा। वर्मी कंपोस्ट पोस्टिंग जो एक विधि है खाद बनाने की, उनमें केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। जो पश्मीना ऊन होते हैं वो किस जानवर से मिलते हैं। पहला दिया है यहाँ पर दिया है, पहला है भेड़ है, दूसरा है ऊँट है, तीसरा बकरी है, चौथा है एल्पेको। जो पश्मीना ऊन है वह किससे बनता है। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की तलाश करें तो यहाँ पर जो पश्मीना ऊन है किस जानवर से मिलता है। यहाँ पर पश्मीना ऊन जो है ना, एल्पेको, भेड़, ऊँट, यहाँ पर भेड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, क्या होगा, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है तो भेड़ हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे आए हो, कृपया अगर आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो अभी पहली बार विजिट किए हो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, जो अधूरा जला जीवाश्मी ईंधन से क्या फैलता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या CO2, या SO2, या NO। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। क्या फैलता है? अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से क्या फैलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। यहाँ पर आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, कहलाती है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई और डीप सिंचाई। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक, जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, कहलाता है डीप सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? डीप सिंचाई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो यहाँ पर देखें हम कौन सा है, तो पहला है कस्कूट, दूसरा है सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा और घटपर्णी पौधा। तो घटपर्णी जो फीचर प्लांट होता है, यह क्या करता है कि पौधों को जो है ना अपनी सुगंध से उसमें क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है और यह अपना भोजन करता है। तो घटपर्णी का जो पौधा होता है, जिसको फीचर प्लांट कहते हैं, यह क्या करता है? अपने सुगंध से कीटों को फंसाता है। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। जो वर्षा का पानी होता है उसको हम भविष्य में उपयोग करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्कलन करना, वर्षा के पानी का संचयन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा? वर्षा का उत्खनन। क्या होगा? उत्खनन होगा। क्या हो जाएगा? वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा का उत्खनन कहलाता है। उत्खनन क्या कहलाएगा? उत्खनन भी कहलाएगा। और आंसर की भी यही माना है। चलिए आगे की ओर देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? पहला है मलेरिया, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है डेंगू, चौथा है चिकनगुनिया। तो यहाँ पर देखें तो मलेरिया तो मच्छर से फैलता ही है, इसके बाद डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, तो यहाँ निमोनिया नहीं फैलता है। क्या है? तो यहाँ पर यदि हम देखें सही ऑप्शन की ओर तलाश करें तो ACD जो है मेरा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया विद्यार्थी केंद्रीय कक्षाएं से सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह उनका पालन करे और अनुशासित रहे। दूसरा है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देता है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें और प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ को विकसित करें। चौथा है कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थी की भागीदारी कम से कम होती है। यदि हम सही ऑप्शन की तलाश करें, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो तीसरा जो ऑप्शन है मेरा सही ऑप्शन हो रहा है। क्या है? हम तीसरा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना, दूसरा है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, तीसरा है कुछ मुद्दे की समझ का विकास जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावनाएं, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर यदि हम देखें सही ऑप्शन कौन सा होगा?
यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावनाएं। खेल का मतलब यही होता है कि हम बच्चों को आपस में समान अवसर की भावनाओं को सिखाएं, उसे टीम की भावनाओं को बारे में बताएं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंतर्गत समानता का अवसर पैदा होता है और एक कोऑपरेटिव लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। तो सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा 3 नंबर सही ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 18 नंबर निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है चॉक ऑन टॉक विधि, जांच आधारित विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। तो यहाँ पर देखिए हम 18 नंबर का, तो यहाँ पर जांच आधारित शिक्षण विधि जो होता है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 19 नंबर ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। पहला दिया है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ, दूसरा है स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, तीसरा है किसी दूर दराज और परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, चौथा है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ, मतलब यहाँ पर पहले से योजना बनाएं, इसके बाद जो फीडबैक मिला इसके साथ हम किसी योजना के साथ हम किसी भ्रमण में जा सकते हैं। और चलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या होगा, मेरा सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी पालन करते हैं। दूसरा है सख्त अनुशासन संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित करें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। चौथा है सुनिश्चित करना वे पुस्तक को पढ़े, बेहतर समझ के लिए पाठ विषय को रेखांकित करें। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। तो यही सही ऑप्शन है, यही मेरा सही ऑप्शन है। चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कीजिए। और कृपया कर आपसे यही विनती है कि पहली बार यदि हमारे चैनल पर विजिट किए हो, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।